ओके, लेट्स कंटिन्यू विथ वेक्टर्स। आज की क्लास में जो है ना, हम पहले ये ग्रिड वाले क्वेश्चंस करेंगे। दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें ग्रिड दी हुई होती है। जल्दी से पढ़ लो क्वेश्चन। अब ये जो ओ ए दिया हुआ है ना, ए के बराबर, ओ ए इज इक्वल्स टू ए, आप चाहें तो एज अ कॉलम वेक्टर इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं। ओ से ए तक जाने के लिए मैं कितने यूनिट्स आगे गया? एक यूनिट। एक यूनिट आगे, वन। एंड डिड आई गो वर्टिकली, डिड आई मूव वर्टिकली, क्या मैं ऊपर या नीचे गया ओ से ए तक जाने के लिए? तो इसका कॉलम वेक्टर क्या बनना चाहिए? आगे एक यूनिट गए, नीचे क्या लिखूं? जीरो, बिकॉज नो वर्टिकल मूवमेंट। नो वर्टिकल मूवमेंट। आयान अंसारी, इसी तरह क्या आप मुझे बता सकते हैं ओ बी कितना होगा? बस एक यूनिट ऊपर गए। सर एक मिनट, बस मैं वो सर मुझे क्वेश्चन बता देंगे, पेज नंबर नहीं मिल रहा। दिस इज पेज नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 12। इसीलिए तो पूछता हूं ताकि पता चले बच्चा अलर्ट बैठा हुआ है या नहीं। सर अगर ओ ए एक आगे गया है तो ओ बी भी तो ऊपर एक आगे गया है, मतलब जैसे जीरो और नीचे वन। वेरी गुड। ओ से बी तक जाने के लिए हमारी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट तो कोई नहीं है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है जीरो, लेकिन वर्टिकल मूवमेंट एक यूनिट ऊपर गया है तो वन। जीरो वन। द पॉइंट वाई इज ऑल्सो मार्क। ये रहा पॉइंट वाई, जिनको नजर नहीं आ रहा, दिस इज पॉइंट वाई। ऑन द ग्रिड मार्क क्लियरली द पॉइंट एक्स such that OX is equals to 3B minus 2A। तो पहले OX निकाल लो, 3B minus 2A। तो B की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग? 0 1, और A की जगह 1 0। नाउ फाइंड आउट द आंसर। Fiza will tell me the answer. Fiza, we do not have forever. Hera, can you tell me the answer? -2 or 3. Very good. -2 और 3, ओ एक्स। यानी कि O से X तक जाने के लिए मुझे 2 यूनिट्स पीछे जाना पड़ेगा, 2 यूनिट्स बैक और 3 यूनिट्स ऊपर। तो O से 2 यूनिट्स पीछे चले जाइए, 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट्स ऊपर, 1 2 3। यहां पर आएगा पॉइंट X। दिस इज वेयर योर पॉइंट X इज गोइंग टू बी। Okay, write down OY in terms of A and B. O से Y तक जाने के लिए क्या मूवमेंट हुई है? पहले हॉरिजॉन्टल बताना। एक यूनिट पीछे। एक यूनिट पीछे का मतलब क्या है? माइनस। अगर ए एक यूनिट आगे है, अगर ये ए है एक यूनिट आगे,
तो एक यूनिट पीछे क्या होगा, -a। और नीचे कितना गए, 1 2 3। अगर b एक यूनिट ऊपर था तो 3 यूनिट नीचे क्या होगा, -3b। तो फाइनल आंसर क्या लिखूं मैं ओ से वाई तक जाने के लिए, एक यूनिट पीछे और 3 यूनिट नीचे, -a -3b, -a -3b। तो ऑनलाइन क्लास में भी लेट आओगे और फेस टू फेस में भी लेट आओगे। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ग्राफ वाला क्वेश्चन। लेट्स लुक फॉर द ग्राफ वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। अगर मुझे ओपी लिखना है एज अ कॉलम वेक्टर, तो साथ एज अ कॉलम वेक्टर ओपी मुझे क्या लिखना चाहिए, 1 फिर से बताओ। E1 3 1, क्योंकि ओ से पी तक जाने के लिए हम 3 यूनिट्स आगे गए हैं और 1 यूनिट ऊपर गए। ओके, सारा ओ क्यू 2 2 सही है। माइस ओ क्यू, पहले पहले वर्टिकल चेक करते हैं या हॉरिजॉन्टल, पहले हॉरिजॉन्टल। तो 2 यूनिट्स आगे और 2 यूनिट्स ऊपर, तो क्या बनेगा 2 2। सबसे पहले x मार्क करना है सच दैट ओ एक्स इज इक्वल्स टू 2p। ओ एक्स इज इक्वल टू 2p। तो p की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 3 1। ये कितना बनेगा 6 2। तो ये 6 2 कहां से जाएंगे, ओ से जाएंगे क्योंकि हमने ओ एक्स निकाला। तो ओ से जाओ 6 यूनिट्स आगे और 2 यूनिट्स ऊपर, यहां पहुंच जाएंगे। इस पॉइंट को वो कह रहे हैं क्या मार्क करो, एक्स लिख दो इस पॉइंट के ऊपर। मार्क दिस पॉइंट एज एक्स। अब वो आपसे y मार्क करने के लिए कह रहा है, उसने ओ वाई दिया है आपको। ओ वाई कितना दिया है, 2p -3q। सो आई विल वेट फॉर योर आंसर ऑफ ओ वाई। p में p डालो और q में q डालो। क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपी कितना है और ओक्यू कितना है। रेहाब कलीम विल टेल मी ओ वाई कितना आ रहा 0 -4 है। यस, जो p है ना, p की जगह आप ओपी डालेंगे। कैसे पता p की जगह ओपी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओपी जो है वो p के बराबर है। और स्मॉल q की जगह हम ओ क्यू डाल देंगे क्योंकि ओ क्यू क्यू के बराबर है। प्लीज कंफर्म कीजिएगा ये आंसर आ रहे हैं, आ रहे हैं भाई साहब आपका आंसर। तो अजहर कहाँ से चेक करेंगे ये, ओ से। कितने यूनिट्स हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे, करेंगे ही नहीं। वर्टिकली 4 यूनिट्स वेयर डाउन, वेरी गुड। 4 यूनिट्स नीचे, 4 यूनिट्स नीचे, 1 2 3 4, यहां पे आ जाएंगे हम लोग। इस पॉइंट को क्या मार्क करेंगे, वाई।
What is the special name given to the quadrilateral OQXY? OQXY. What is the special name given to this quadrilateral? ये एक ऐसा quadrilateral है जिसमें दो साइड्स पैरेलल, सिर्फ दो ही पैरेलल है, बाकी की दो पैरेलल नहीं है। क्या नाम कहलाता है इस ऐसे क्वाड्रिलैटरल का जिसमें सिर्फ दो साइड्स पैरेलल होती हैं? करेक्ट, ट्रेपीजियम। ऐसे क्वाड्रिलैटरल्स को ट्रेपीजियम कहते हैं। आप लोग को पता तो होगा, याद है ना ट्रेपीजियम कैसा होता है? सिर्फ दो पैरेलल साइड्स होती हैं। 14 और 15 तो हम कर चुके। नाउ लेट्स स्टार्ट today's class with question number 16. Let me paste the question. ठीक से पढ़ लो क्वेश्चन। पहले पार्ट में द क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू फाइंड पीएस। क्या मैं ब्रेक करके कर सकता हूं इसको? नो, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा डेटा ही नहीं है, ये ब्रेक करने वाला क्वेश्चन ही नहीं है। सो in order to go from P to S, I will look for the data that is given to me. So Urva, if I have to start from P and end at S, सबसे पहले मैं P से कहाँ जाऊंगा उर्वा, according to the data given in the question? Q, then Q, and then फिर Q से कहाँ जाएंगे? QR, then RS. Very good. फिर R से S. Do you people understand this? Okay. P से Q जाएंगे, फिर Q से R जाएंगे, फिर R से S जाएंगे। मैं आपको ऑर्डर समझाता हूँ, किस तरह ऑर्डर डिसाइड किया जाता है सलमान। इसका मतलब क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ खत्म करना है? ठीक है, तो मैं पी से कहाँ जा सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस डेटा? मैं पी से सिर्फ क्यू जा सकता हूँ, उसके अलावा पी से और कहीं नहीं जा सकता। ये तो क्यू और आर है और वो आर और एस है, तो मैं पी से सिर्फ कहाँ जा सकता हूँ? क्यू। मैं पी से क्यू चला गया। अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा? मैं कहाँ पहुंच गया था, तो अब मुझे क्यू से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अब सवाल मुझसे कह रहे हैं कि मैं क्यू से कहाँ जा सकता हूँ? आर। अब मैं आर पे पहुंच गया, और फिर अब मैं आर से कहाँ जाऊंगा? एस। में एस पे क्यों रुक जाऊंगा? इसलिए नहीं रुक जाऊंगा कि आगे कोई वेक्टर नहीं है, इसलिए रुक जाऊंगा क्योंकि मुझे रुकना ही एस पे था। अगर सवाल होता पी आर निकालो, इसका मतलब मुझे पी से कहां तक जाना है? आर तक। तो पहले मैं पी से कहां जाता? क्यू। और फिर मैं क्यू से कहां चला जाता? आर। और फिर बस मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया, तो मैं आगे नहीं जाता। तो डिपेंड्स। अच्छा, अगर क्वेश्चन कहता एस क्यू निकालो, तो फिर मैं पहले एस से कहां जाता? मैं फिर तो एस से स्टार्ट करना है भाई, एस से आर जाता, आर पे पहुंच गया, फिर आर से क्यू जाता। अब ये एस आर और आर क्यू मुझे कैसे मिलेगा? अगर आर एस ये है तो इसके साइंस चेंज कर देंगे, एस आर मिल जाएगा। अगर क्यू आर ये है तो इसके साइंस चेंज कर देंगे, आर क्यू मिल जाएगा। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन नाउ। बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ओके, लेट्स फाइंड आउट द आंसर। पी क्यू -2 3, क्यू आर 1 0, आर एस 1 - 5। एक साथ प्लस माइनस कर लो।
क्या आ रहा है फाइनल आंसर? आई थिंक इट शुड बी 0 -2। ठीक है, ओके भाई, पार्ट बी पे आ जाइए। कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको, जो मैंने एक बॉक्स में डाल दी है। आई वॉन्ट यू टू मार्क दिस इंफॉर्मेशन ऑन द डायग्राम। इसको डायग्राम के ऊपर मार्क कीजिए। ए बी इज इक्वल्स टू 2b। ए बी, बेटा एरो इंपॉर्टेंट है, आप एरो ऊपर की तरफ डालेंगे नीचे की तरफ, क्योंकि ए से बी जा रहे हैं ऊपर की तरफ। डबल एरो बनाना, डबल एरो, वो इसलिए कह रहा हूं कि सिंगल एरो बनाते हैं ना, तो सिंगल एरो जो है वो ए से ई इंडिकेट करेगा, और ये वाला भी सिंगल एरो ई से बी इंडिकेट करेगा। डबल एरो क्या इंडिकेट करेगा? शुरू से लेकर आखिर तक। तो डबल एरो लगाइएगा, डबल एरो, 2b, फिर ए डी, ए से डी तक 3a, एंड देन डी एफ। सिंगल एरो लगाओगे, डबल, सिंगल एरो, b-a। एक और बहुत इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट दी हुई है। E is the midpoint of AB। अगर पॉइंट E A से B तक का मिड पॉइंट है और ये वेक्टर 2b के बराबर है पूरा शुरू से आखिर तक, तो आधा वेक्टर कितना होगा? b। ये भी b हो जाएगा और ये भी b, दोनों b होंगे, तभी तो टोटल कितना बन रहा है? 2b। तो बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। मैं ये कर रहा हूं कि मैं आधे को b लगा रहा हूं यहाँ पे ऐसे, और इस आधे को भी b लगा रहा हूं ऐसे, और पूरा मैं ऐसे लगा रहा हूं। ये पूरा जो है वो 2b के बराबर है, वरना वो बड़ी घिसपैठ हो रही है उसके अंदर। f इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। तो सलमान, अगर D से C तक का मिड पॉइंट f है और आपको DF दिया हुआ है b-a, तो आप और कौन सा वेक्टर मुझे बता सकते हैं? f आधा है इस पूरे का, और आधा ये दिया हुआ है b-a। तो एक वेक्टर और है जो आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा चलो मुझे बताओ, अगर ये वेक्टर a है तो ये भी कितना होगा? a। ये भी कितना होगा? a, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। घंटी बच गई। तो एफ सी भी कितना होगा? b-a। सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो भाई हमें निकालना क्या है? व्हाट आर वी फाइंडिंग? ई ए। इतना आसान क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। ई ए, ई से ए तक जा रहे हैं, यस, उल्टा जा रहे हैं। ई से ए कितना होगा? -b। डायरेक्शन, इसीलिए तो कहते हैं वेक्टर्स में डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन वेक्टर्स। तो बी पार्ट 1 का आंसर तो हो गया ई ए। पार्ट 2, डी सी। शायान, अगर मुझे डीसी निकालना है तो मैं कैसे निकालूं डीसी? सर b-a को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। क्या तो मैं b-a को मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूं, या फिर मैं b-a को कितनी दफा प्लस कर दूं? एक दफा। एक दफा क्यों प्लस करूंगा, दो दफा करूंगा ना। वही मतलब सर p-a प्लस b-a। यस, तो शायान कितना बनेगा ये? सर 2b-2a। 2b-2a। और हमेशा बेहतर होता है कि हम कॉमन ले लें। अगर आप नहीं भी लेना चाहते कॉमन, कोई मसला नहीं है, आप जिद्दी बन जाएं, मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन अगर आप कॉमन ले लेंगे तो बेहतर होगा। नेक्स्ट पार्ट।
ई एफ। अब मुझे ई से एफ जाना है, यानी कि मुझे ई से स्टार्ट करके एफ तक जाना है। तो डायरेक्ट तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है वेक्टर कितना है, तो मुझे कोई ऑल्टरनेट रूट लेना होगा। अगर मुझे ई से एफ तक जाना है तो ई से पहले मैं कहाँ जाऊंगा, ए, उल्टा, फिर ए से डी, और फिर डी से एफ। तो पहले मुझे लिखवाएंगे आप, सर पहले हम हम ई से कहाँ जाएंगे, ए, फिर ए से डी, और फिर डी से एफ। क्या कह रहे हो शायान? सर हम ई से बी और बी से सी और सी से एफ भी तो जा सकते हैं, उल्टा मतलब दूसरी तरफ से घूम के। ओके, शायान ये कह रहा है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ई से एफ तक जाने के लिए ई से बी चले जाएं, बी से सी चले जाएं और सी से एफ चले जाएं। तो क्या ये तीनों वेक्टर्स आपको पता है शायान? इनमें से एक मिसिंग है। यस, ये बी सी सर वाला वेक्टर आपको पता ही नहीं, तो आप कैसे निकालेंगे आंसर? नीचे से तो तीनों वेक्टर्स पता थे, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तीनों पता है। ओके, तो जल्दी जल्दी मुझे लिखवा दो, व्हाट इज ई ए माइनस बी, ए डी, थ्री ए, एंड डी एफ, बी माइनस ए। कुछ कैंसिल हो रहा है। यस, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो रहा है, तो मेरा ई एफ वाला वेक्टर कितना आएगा, टू ए। मैं डायग्राम पे लिख रहा हूँ, टू ए। ये देखो जरा, ये वेक्टर टू ए है और ये वेक्टर थ्री ए है। क्या एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का के टाइम्स नहीं है? टू को किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो थ्री बनता है, टू को 0.5 से करते हैं तो वन बनता है, 1.5। तो ये बड़ा वाला वेक्टर 1.5 टाइम्स है इसके। ए आ रहे हैं दोनों में, टू और थ्री कांस्टेंट के टाइम्स है ये एक दूसरे के, दे आर पैरेलल। यस, अब हमें क्या निकालना है अगले पार्ट में, द वेक्टर बी सी। अच्छा, ये ए बी सी डी करके नंबरिंग है, मैं 1 2 3 4 करके कर रहा हूँ। निकालो। बीसी के लिए हम क्या रूट लेंगे, मुझे बी से स्टार्ट करना है और सी पे खत्म करना है। पहले बी से, तो पहले बी से ई, ई से एफ एंड एफ टू सी। यस, छोटा रूट ले लो। ये वाले वेक्टर्स पता है इसीलिए डायग्राम पे लिख दिया। छोटा रूट ले लो, बड़ा रूट लोगे तो भी सेम आंसर आएगा, बड़े रूट से भी सेम आंसर आएगा, बट लेट्स टेक द शॉर्टर रूट। बीई प्लस ई एफ प्लस एफ सी। तो भाई बीई कितना है, उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, बीई माइनस बी प्लस टू ए प्लस बी माइनस ए। इसमें भी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो बीसी का वेक्टर कितना आएगा, ए। ये भी मैं डायग्राम पे लिख रहा हूं, ए। पता है यहां से मुझे क्या एक एक चीज समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रहा है, तीनों पैरेलल हैं, इस वेक्टर का डबल ये वाला है और इसका ट्रिपल ये वाला है। ठीक है, वन ए का डबल टू ए हो गया और वन ए का ट्रिपल थ्री ए हो गया, तीनों के टाइम्स है एक दूसरे के। अच्छा, ये मैंने पूरा क्वेश्चन पेस्ट नहीं किया था, लेट लेट मी पेस्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो थोड़ा सा रह गया और
गिव द स्पेशल नेम गिवन टू द क्वाड्रिलैटरल ABCD। ABCD के सिर्फ कितनी साइड्स पैरेलल है? दो। और जब भी दो साइड्स पैरेलल होती हैं क्या क्या शेप का नाम होता है? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम। तो इसका आंसर मैंने यही लिख दिया। Okay, Saad, can you tell me the ratio? BC ratio EF ratio AD के मैग्नीट्यूड्स। BC रेशियो EF रेशियो AD। साथ क्या रेशियो होना चाहिए इनके मैग्नीट्यूड्स का? 1:2:3। वेरी गुड। मैग्नीट्यूड में वेक्टर नहीं आता। माइज आपके हिसाब से क्या रेशियो होना चाहिए तीनों के मैग्नीट्यूड्स का? कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड? वो कॉलम वेक्टर्स होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड निकाला जाता है x² + y² करके। ABC के अंदर नहीं निकाला जाता है ऐसे। आप देख के भी बता सकते हैं, ये तो देख के पता चल रहा है क्या रेशियो है मैग्नीट्यूड्स का। ए नहीं लिख सकते, ए नहीं लिख सकते। मैग्नीट्यूड लेंथ होती है, उसमें वेक्टर नहीं आ सकता। और स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते एबीसी के अंदर। एबीसी में स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला नहीं लगता। ये 1 गुना है, ये उसका डबल है, ये उसका ट्रिपल है। 1:2:3। 1:2:3। अच्छा, हमें पार्ट 2 में ना वो भी लिखना था, रीजन भी लिखना था। वी डिड नॉट राइट रीजन। पार्ट 2 में रीजन क्या लिखेंगे? टू पैरेलल साइड्स बतानी पड़ेगी कौन सी पैरेलल है। ये जो हम ट्रेपीजियम बता रहे हैं, व्हाई आर वी कॉलिंग इट एज ट्रेपीजियम? बिकॉज BC इज पैरेलल टू AD। तो ये आप लिखेंगे बिकॉज BC इज पैरेलल टू AD। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। पढ़ लो जल्दी से क्वेश्चन। अंडरलाइन द रेशियो, ऑलवेज अंडरलाइन द रेशियो। इसका मतलब एज अ फ्रैक्शन क्या हुआ? BX अपॉन XC इज इक्वल्स टू 2/1। अब ये रेशियोज हैं जहां बच्चे फंसते हैं, तो प्लीज अपना ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट अभी पक्का करना। मैं समझा रहा हूं, उसको याद रखना। कोई नोट बनाने की जरूरत पड़े तो नोट भी बना देना अपने पास। इसका मतलब BX का रेशियो कितना है? 2 और XC का रेशियो कितना है? 1। क्या ये वेक्टर्स हैं? नो, ये वेक्टर्स नहीं है, ये रेशियोज हैं। BX का रेशियो 2 है और XC का रेशियो 1 है। तो BX का रेशियो BX की लाइन पे लिख लीजिए और XC का रेशियो XC की लाइन पे छोटा सा लिख दो डायग्राम के ऊपर। आपको कितने वेक्टर्स दिए हुए? 2। क्या ये दोनों के दोनों डायग्राम पे मार्क्ड हैं? यस। ये कौन सा शेप है? इट इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस क्यों आसान होते हैं? because उनकी all length parallel होती है। हाँ, लेकिन उसकी वजह से जो अपोजिट वेक्टर्स हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। पैरेलल भी है अपोजिट और लेंथ भी सेम है, डिट्टो सेम होते हैं पैरेललोग्राम में। आई थिंक हमने कल किया था एक क्वेश्चन पैरेललोग्राम का। ऑपोजिट बिल्कुल सेम होता है। तो अगर आपके पास AB 2P दिया हुआ है तो आपको DC भी पता है 2P। और अगर आपको ये वेक्टर AD 3Q दिया हुआ है तो आपको ये पूरा वेक्टर भी पता है कि 3Q के बराबर है।
तो मैं इधर अलग से एक लाइन बना के लगाऊंगा, क्योंकि फिर वो कंफ्यूजिंग हो जाता है बहुत। पूरा वेक्टर 3Q के बराबर है। अब आप आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, आप ये नहीं देखेंगे कि आपको फाइंड क्या करना है। आप पहले रेशियोज और वेक्टर से जो कुछ फाइंड कर सकते हैं फाइंड करेंगे। कैसे? ये पूरा वेक्टर कितना है? 3Q। और ये पूरा रेशियो कितना है? 3। मुझे 3 रेशियो वाला वेक्टर पता है 3Q। तो क्या मैं 2 रेशियो वाला वेक्टर निकाल सकता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके? 2 के सामने क्या लिखूं? x से बेहतर है bx लिख दो, क्योंकि bx मिलेगा। इसी तरीके से मैं अगर दोबारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं और मुझे 1 रेशियो वाला वेक्टर चाहिए, तो मैं 1 के सामने क्या लिखूं? 1 के सामने कौन सा वेक्टर आएगा? xc। राइट। तो पहले हम सवाल नहीं पढ़ेंगे, पहले हम रेशियो वेक्टर की हेडिंग डाल के वेक्टर्स निकालेंगे। और आप भी पेपर में यही करेंगे, पहले आप वेक्टर्स निकालेंगे। ये हम हमेशा तब करेंगे जब भी क्वेश्चन में रेशियो इन्वॉल्व होगा, हम हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब भी रेशियोज इन्वॉल्व होंगे, कोई एक ना एक वेक्टर दिया हुआ होगा। अगर ये वाला पूरा नहीं दिया हुआ होगा तो हो सकता था ये दिया हुआ होता, तो फिर मैं 2 के सामने ये वाला वेक्टर लिखता, और जो भी वेक्टर निकालना होता 3 रेशियो वाला या 1 रेशियो वाला, वो निकाल लेता। ठीक है, तो जब भी रेशियोज इन्वॉल्व होंगे हम ये करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? कौन सा रेशियो और कौन सा वेक्टर मुझे पता है? यस, मुझे 3 का रेशियो और 3 रेशियो वाला वेक्टर 3Q पता है। तो मैं कौन सा निकाल सकता हूं? मैं 2 रेशियो वाला निकाल सकता हूं। 2 के सामने मुझे क्या लिखना चाहिए? bx। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। यस। 6Q/3 कैंसिल आउट होके कितना बन जाएगा? 2Q। तो bx पे मैं लगा रहा हूं 2Q। अब कोई बेवकूफ ही होगा जो दोबारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा। अब आप दोबारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत कीजिएगा, आपको पता है ये पूरा कितना था? 3Q। अगर इतना 2Q है तो बाकी कितना होगा? 1Q, क्योंकि टोटल 3Q था। तो हम पूरे 3Q में से 2Q को अगर माइनस कर दें तो ये बकाया वेक्टर मिल जाएगा, विच इज गोइंग टू बी Q। 1Q मत लिख देना, Q। हाँ, वो भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं क्या निकालने। सबसे पहले व्हाट आर वी फाइंडिंग? AC। क्या मैं इस क्वेश्चन में ब्रेक करके निकाल सकता हूँ? ओ इन्वॉल्व है, इसमें ओ नहीं है। तो अगर मुझे ए से स्टार्ट करके सी तक जाना है, तो पहले मुझे ए से कहाँ जाना चाहिए? ए से बी, और फिर बी से सी। ये भी कर सकते हैं, या फिर ए से डी और फिर डी से सी, ये भी कर सकते हैं। एक ही आंसर आएगा। मैं ए बी प्लस बी सी कर रहा हूं। व्हाट इज ए बी? 2B। और पूरा BC कितना है? 3Q। पार्ट बी, AX। अगर मुझे A से X तक जाना है, तो मुझे पहले A से कहाँ? A से B और फिर B से X। A से B और फिर B से X। AB कितना है?
2p, बी एक्स कितना है 2q। अब देखो हेल्प हो गई ना, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला था तो हमारी हेल्प हो गई, वरना फिर हम फंस जाते अगर फिर हमें बाद में निकालना पड़ता। और ज्यादा बेहतर है कि मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कॉमन लेने का फायदा आपको बाद में समझ में आएगा। पार्ट सी, एक्स डी, यानी कि अब हमें कहां से स्टार्ट करना है, एक्स से स्टार्ट करना है और डी तक जाना है। तो सलमान एक्स से पहले कहां जाऊं, माइनस क्यों, एक्स से सी तक जा रहे हैं और फिर सी से डी जा रहे हैं ना, तो आप एक्स सी प्लस सी डी ही लिखेंगे। हाँ, रूट तो यही बन रहा है कि एक्स से सी जा रहे हैं और फिर सी से डी जा रहे हैं। जब आप इनके वेक्टर्स इनपुट करेंगे, आप एक्स सी में क्या लिखेंगे क्यू, और आप सी डी में क्या लिखेंगे -2p, क्योंकि उल्टा जा रहे हैं, -2p। तो आंसर आ जाएगा q -2p। ओके, एक और पैरेललोग्राम का क्वेश्चन कर लेते हैं। आज की क्लास में सारे पैरेललोग्राम्स निपटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। सिर्फ इतना पढ़ के भी ना आप डायग्राम के ऊपर 2 और वेक्टर्स लगा सकते हैं। मार्क कीजिए वो 2 और वेक्टर्स जो आप लगा सकते हैं। 2 और लगा सकते हैं, ये जो पहले से 2 लगे हुए हैं इनके अलावा 2 और लगा सकते हैं। यस, पैरेललोग्राम है ना, तो ऑपोजिट बिल्कुल सेम होगा। p-5q और ये वाला हो जाएगा 4p-q। अच्छा, क्वेश्चन में p+5q है और अच्छा डायग्राम में गलत लिखा है, डायग्राम में भी p+5q कर दीजिए। लेट्स फॉलो द वेक्टर गिवन इन द क्वेश्चन। तो एक आंसर निकाल के चेक कर लेते हैं, अगर उससे मैच नहीं कर रहा तो फिर मैं वेक्टर चेंज करवा दूंगा आपसे। पहले पार्ट का आंसर निकालो, क्या फाइंड करना है, द वेक्टर बी सी। अगर मुझे बी से सी तक जाना है, कहाँ है बी, ओके, बी से सी तक जाना है तो बस यहां से उल्टा जाना है। सिर्फ इसके क्या चेंज करने पड़ जाएंगे, साइंस, डायरेक्ट आंसर, ओनली चेंज द साइंस। तो अब ये तो कोई बच्चा पेपर में गलत नहीं करेगा ना, -4p + q, -4p + q। पार्ट 2, ए सी। आयान क्या रूट फॉलो करेंगे अगर मुझे ए से स्टार्ट करके सी पर पहुंचना है, सर पहले ए बी p+5q करेंगे, ए बी फिर बी सी जाएंगे + बी सी, और ए बी + बी सी। ए बी की जगह p+5q और BC की जगह जो पिछले पार्ट में आपने BC निकाला था साइंस चेंज करके, वो पुट कर दीजिए।
मेरा आंसर आ रहा है -3p+6q, जिसमें मैं 3 कॉमन ले रहा हूं, तो -p+2q। क्या कोई बुक के पीछे चेक कर सकते हैं इस चैप्टर के एंड में क्या यही आंसर लिखा हुआ है, वरना फिर मुझे वो चेंज करवाना पड़ेगा वेक्टर। दिस इज क्वेश्चन 29। सर सेम आंसर है। सेम आंसर है, ओके। नेक्स्ट पार्ट, अब कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, पढ़ लीजिए प्लीज। ओके, ओडी दिया हुआ है, प्लीज डायग्राम पे लगाइए ओडी। ओ से डी जा रहे हैं तो एरो देख के लगाना। -p+2q। Explain why AC is parallel to OD. What is the key word? Parallel is the key word. जब भी पैरेलल का वर्ड आएगा हम के टाइम्स कर देंगे हमेशा। अब वो के निकालना हो या एक्सप्लेन वाई करना हो या जो भी करना हो, के लगा देंगे आंखें बंद करके। AC is equals to के टाइम्स ऑफ OD। तो इससे हम ये कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि AC इज पैरेलल टू OD? हम के की वैल्यू निकालेंगे। सपोज के की वैल्यू, फॉर एग्जांपल के की वैल्यू आती है 2, तो हम बोलेंगे AC इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OD, हेंस दे आर पैरेलल। बस के निकाल के बताना है कि पैरेलल है, तो AC की जगह में क्या लिखूंगा? AC निकाला था हमने। सर हमने ऑलरेडी 3 कॉमन निकाला हुआ है, तो ये ऑलरेडी नहीं बता रहा कि वो 3 टाइम्स ज्यादा बड़े। बिल्कुल ऑलरेडी बता रहे हैं, यस। ये ऑलरेडी बता रहे हैं कि मैं उसका कितना टाइम्स हूं। 3 टाइम्स, लेकिन हम वर्किंग करके एग्जामिनर को भी तसल्ली दे देते हैं। ये वेक्टर और ये वेक्टर यहाँ सेम आ रहा है। अगर मैं इस वेक्टर को वहां ले जाके डिवाइड कर दूं तो ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा, और मैं यही कैंसिल कर रहा हूं। के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो मैं दोबारा क्या लिख दूंगा? AC इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ थ्राइस ऑफ OD, hence they are parallel. Hence they are parallel. And the last part, देख लो भाई, किन दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है? OAC का एरिया उसने कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 स्क्वायर यूनिट, सॉरी। अब वो मांग किसका एरिया रहा है? OCD का एरिया मांग रहा है। पहले OCD कंप्लीट कर लो, डॉटेड लाइन बना के कंप्लीट कर लो, या जैसे भी कंप्लीट करना है। तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इसके अंदर? A1/A2 equals to L1/L2. वेरी गुड। A1/A2 is equals to L1/L2, and why am I not going to put a square? Because कल 2 lines. लिखवाया था मैंने, क्योंकि एक लेंथ दोनों में कॉमन है। बिल्कुल, जब भी एक लेंथ कॉमन होती है हम ब्रैकेट पे स्क्वायर नहीं लगाते। अगला मसला, अगला मसला, अगर मैं A1 इस ट्राइंगल के एरिया को कह रहा हूं और A2 इस ट्राइंगल के एरिया को कह रहा हूं, तो मुझे L1 इस ट्राइंगल की एक लेंथ लेनी होगी और L2 इस ट्राइंगल की एक लेंथ लेनी होगी, राइट? कौन सी लेंथ लेते हैं? कौन सी लेंथ लेते हैं? कैसे पता चलेगा ऊपर वाले ट्राइंगल की कौन सी लेंथ लेनी है? एरिया में तो मैं पुट कर दूंगा 18
अपॉन ए। अब यस, इस ट्राइंगल में और नीचे वाले ट्राइंगल में वो दो लेंस लेते हैं जो सिमिलर हो, और सिमिलर वही होंगी जो आपस में क्या होंगी, पैरेलल। तो मुझे कैसे पता कौन सी पैरेलल है? तभी तो पिछले पार्ट में उसने करवा दिया था आपसे, उसने पिछले पार्ट में प्रूफ करवा दिया कौन सी पैरेलल है। AC इज पैरेलल टू OD। तो ऊपर वाले ट्राइंगल की कौन सी लेंथ लेनी होगी मुझे, AC, और नीचे वाले ट्राइंगल की कौन सी लेंथ लेनी होगी, OD। तो मुझे बताओ AC अपॉन OD में क्या लिखूं मैं? उनकी वैल्यू से बेहतर है ये यूज करो, कल भी यूज करवाया था, आज भी यूज करो। AC अपॉन OD यहां से मिलेगा कैसे? AC अपॉन OD यहां से कैसे मिलेगा? OD वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो AC अपॉन OD कितना आएगा, 3। तो AC अपॉन OD की जगह 3 लिख दो, 3। वरना आप वेक्टर्स भी पुट कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं। आप यहाँ AC का वेक्टर डाल दें, आप यहाँ OD का वेक्टर डाल दें, वैसे भी वो कैंसिल आउट होकर आंसर क्या बनेगा, 3 ही बनेगा। कितना हो जाएगा एरिया, 6 आ जाएगा। अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन देखो। पैरेललोग्राम के ऊपर कोई नजर आ रहा है आपको? 30 इज नॉट पैरेललोग्राम। 36। लास्ट पार्ट समझ नहीं आया 36 दोबारा। लास्ट पार्ट समझ में नहीं आया। शायान कल की क्लास ली थी, रिकॉर्डिंग ली थी? नो सर। हाँ, तो कल की क्लास की रिकॉर्डिंग लोगे तो ये समझ में आएगा ना। कल की क्लास की रिकॉर्डिंग लो, सर उसमें मैंने मैं ये बताया था ये मैंने फॉर्मूला कैसे आते हैं। नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 3 जो है वो नीचे आएगा ना, 1/3 होगा ना, क्योंकि 3 तो OD का था। AC अपॉन OD होगा तो 3 नीचे आएगा और 1 ऊपर आएगा। नहीं तो अगर आप OD को नीचे ले जाएं तो AC अपॉन OD इक्वल्स टू के बाद क्या बचेगा? 18/A2। नहीं नहीं, इसके अंदर पूछ रहा हूँ, इसके अंदर, इसमें 3। 3 बचेगा। यानी कि AC अपॉन OD की वैल्यू कितनी है, 3। 3। तो मैं AC अपॉन OD की जगह मैंने 3 लिख दिया। सही। ओके सर। अच्छा, एक क्वेश्चन मिल गया मुझे 36। थोड़ा तेज तेज करेंगे हम लोग क्योंकि टाइम कम है, लेकिन क्वेश्चन आसान है। इट्स इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल। क्या निकालना है पहले पार्ट में? OB का मैग्नीट्यूड। यहां हम माइज वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्क्वायर रूट x² प्लस y², 8² प्लस 6²। Consider this as a paper 1 question, please. ये तो हमें पता होता है कि 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, एंड वी डू नॉट नीड टू कंफर्म दिस। पार्ट बी, ए बी। यस, ये वो क्वेश्चन है जहां मैं ब्रेक करके निकाल सकता हूँ। वेरी गुड असल, क्योंकि आपको डेटा वैसा दिया हुआ है ना ब्रेक करने वाला, तो ब्रेक करके निकालू। तो ए बी की जगह पुट, सॉरी OB की जगह पुट कर देंगे 8 6 माइनस OA की जगह
1 और हमारा आंसर आ जाएगा 3 5। और क्या निकालना है? CA, ये कैसे ब्रेक करके निकालें? हमें OC तो पता ही नहीं, ग्राफ से देख के निकालें। ओके, ग्राफ से देख के मैं OC निकाल सकता हूं क्या? दो तरीके हैं इसको करने के। ग्राफ से देख के मुझे बताओ OC कितना होगा। अगर मुझे O से C तक जाना है तो कितना आगे गए? 3 आगे और कितना ऊपर गए? 1 2 3 4 5। OC कितना हो गया? 3 आगे और 5 ऊपर। हाँ, वो भी कर सकते हैं। हाँ सही है, बिल्कुल। एक तो हम ये ग्राफ से ऐसे भी चेक कर सकते हैं। और असर ने बोला सर जितना AB होगा उतना ही तो OC होगा, पैरेललोग्राम है, डिटो सेम। तो आप चेक ही क्यों कर रहे हैं ग्राफ से? आप डायरेक्ट लिख लें। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं। OC बराबर होगा जितना AB है, और AB हमने निकाला था 3 5। तो अब CA कैसे निकालूं? OA माइनस OC। फिर मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा इसका। OA इज 5 1, OC is 3 5, 2 -4। अच्छा, दूसरा तरीका कोई बता सकते हैं मुझे? मैं क्या सोच रहा था, CA डायरेक्टली ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। CA का मतलब C से कहां जाना है? C से A तक जाना है। C से स्टार्ट करना है और A पे एंड करना है। तो पहले कौन सी मूवमेंट होती है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? horizontal, हॉरिजॉन्टली कितना आगे जाएंगे? 1 2, 2 आगे गए और कितना नीचे? 1 2 3 4। 2 आगे और 4 नीचे का मतलब CA कितना हो गया? 2 आगे और 4 नीचे, राइट। और वही आंसर आ रहे इतनी वर्किंग करके, तो वो भी आप डायरेक्टली लिख सकते थे। खैर, पार्ट C। AP is equals to H times of CA. Show that OP is equal to this. Anyone? OP कैसे निकालेंगे? OP प्रूफ करना है, इतना आना चाहिए। इसमें से OP कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। A, OP minus OA equals to वेरी गुड सारा। माइस कैसे निकालेंगे OP? इसमें से OP कैसे मिल सकता है? क्या मैंने आपको तोड़ना नहीं सिखाया? यस, OP माइनस OA, वहां से OP मिल जाएगा ना। देखो, CA तो मैंने निकाला हुआ है, ये रहा। CA के अंदर मैं CA डाल दूंगा, इसको ब्रेक करूंगा, OP मिल जाएगा। और तो कोई तरीका समझ नहीं आ रहा मुझे OP निकालने का। इसको तोड़िए सलमान। OP ब्रेक हो, AP ब्रेक होके क्या बनेगा? OP माइनस OA इज इक्वल्स टू H टाइम्स CA की जगह पे 2 -4। हाँ, OP प्रूफ करना है ना, ये OP निकालना है इसके बराबर। OP प्रूफ करना है। OA हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? 5 1। तो OA की जगह पे 5 1 पुट कर दीजिए। वही बन रहे जो प्रूफ करना था। आ तो रहे वही, एग्जैक्टली वही आ रहे जो प्रूफ करना था।
राइट? क्या चीज? नहीं, 2h प्लस 5h होता तो 7h बनता, लेकिन अगर 2h प्लस 5 है तो ऐड नहीं कर सकते। ये तो वही बात हो गई ना। अगर 2x प्लस 1 है, क्या मैं इसको 3x लिख सकता हूं? नो, आई कांट। कब लिख सकता था 3x? जब 2x प्लस x होता तो 3x बनता। ओके, लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट प्लीज। व्हाट इज द कीवर्ड ओवर हियर? कीवर्ड इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का वर्ड देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? y इक्वल्स टू y की वैल्यू 0 होगी तो हम 1 माइनस 4h को 0 से इक्वेट कर देंगे। वेरी गुड रिदा। इस वेक्टर में y कौन सा है? यस, इसमें y कौन सा है? ये नीचे वाला y है। ऊपर वाला x होता है, नीचे वाला y होता है, तो y तो 0 के बराबर है, तो मैं क्या करूं? 1 माइनस 4h इज इक्वल टू 0। इससे आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। करो। -1/4। यस। और आखिरी पार्ट में कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। पी के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे? जो ओपी का वेक्टर होगा वही तो पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो बस आपको जब एच की वैल्यू मिल जाए तो पुट कर दो और मुझे बताओ पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। जो ओपी का 5 वेक्टर है वो। 5, ओके भाई, नीचे वाली वैल्यू तो 0 आएगी, वो तो उन्होंने बताया हुआ था, वाई 0 एक्स एक्सिस पे। ऊपर वाली निकालनी है बस आपने। 2.5। 2.5 कैसे हो सकती है? सर बोल रहे हैं, सिक्स आप बोल रहे हैं 2.5, सब गलत आंसर बता रहे हैं। किसने बोला था 6? 5। 5 प्लस हाफ है। 5 प्लस हाफ कितना होता है? 11 5.5। upon 5.5 या 11/2। 5 2.5 कैसे हो सकता है? 5/2 2.5 होता है। ये 5 में आधा और मिला रहे हो तो 2.5 कैसे हो सकता है? 5.5 होगा ना। 5.5 और नीचे 0। नीचे तो पता था 0 ही आएगा। ठीक है, न्यू करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।